नमस्कार, मैं हूं नगमा। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ग्रेटा थर्नबर्ग टूल किट मामले में बेंगलुरु से 22 साल की दिशा रवि को देशद्रोह की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया है। पुलिस ने ट्वीट करके ये दावा किया है कि दिशा ने ही टूल किट को एडिट किया। टूल किट को बनाने और उसे हटाने में दिशा की मुख्य साजिशकर्ता की भूमिका है। दिशा ने ही टूल किट ग्रेटा थर्नबर्ग से शेयर किया, लेकिन जब उसे लगा कि इसमें कई संवेदनशील चीजें पब्लिक डोमेन में आ गई हैं तो उसने उसे डिलीट करने के लिए कहा। पुलिस का दावा है कि जैसा दिशा रवि कह रही हैं कि उसने 2 लाइन एडिट किए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसने इसे कई बार एडिट किया है। 22 साल की दिशा रवि को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने देशद्रोह की धाराओं के तहत बेंगलुरु से गिरफ्तार किया। दिशा क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं। उन पर आरोप है कि किसानों को लेकर जो टूल किट स्वीडन की पर्यावरण एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने ट्वीट की थी, उसको बनाने, एडिट करने और उसे आगे भेजने में दिशा रवि की अहम भूमिका है। वो मुख्य साजिशकर्ताओं में एक हैं। ये टूल किट एक तरह का गूगल डॉक्यूमेंट है जिस पर 26 जनवरी के आसपास किसानों के आंदोलन की प्लानिंग का जिक्र है। पुलिस के मुताबिक जैसा जैसा टूल किट में लिखा हुआ था वैसा ही 26 जनवरी और उसके आसपास हुआ। उस समय पुलिस ने दावा किया था कि टूल किट बनाने वाला खालिस्तानी संगठन पोइट फॉर जस्टिस है, जिसके प्रमुख एमओ धालीवाल हैं। ग्रेटा ने पहले ये टूल किट ट्वीट किया, लेकिन बाद में डिलीट कर एक नया टूल किट पोस्ट किया। दिल्ली पुलिस ने इसे देश के खिलाफ एक बड़ी साजिश मानते हुए देशद्रोह का केस दर्ज किया था। इसी केस में पहली गिरफ्तारी दिशा रवि की हुई है। पुलिस ने दिशा को कोर्ट में पेश कर 7 दिन की पुलिस रिमांड मांगते हुए कहा कि ये खालिस्तानी संगठनों को दोबारा खड़ा करने और भारत सरकार के खिलाफ एक बड़ी साजिश है। इसमें हजारों लोग शामिल हैं। दिशा खालिस्तानी आतंकी गुरु पतवंत सिंह पन्नू से प्रभावित हैं। इसने 3 फरवरी को टूल किट एडिट किया है। दिशा का मोबाइल बरामद कर लिया है, लेकिन डेटा डिलीट है। वहीं दिशा ने कोर्ट में बोला कि मैंने 2 लाइन एडिट की थी। मैंने जो किया किसानों के सपोर्ट में किया। जो अन्नदाता हैं उनसे मैं प्रभावित हूँ। वो मुझे खाना और पानी देते हैं। पुलिस ने कहा कि इस मामले में शांतनु और निकिता को भी गिरफ्तार करना है। दिशा रवि पर्यावरण से जुड़े मामलों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती आई हैं। 2018 में बनी फ्राइडे फॉर फ्यूचर की वो संस्थापकों में से एक हैं। दिशा बीबीए स्नातक हैं। सरकार उन लोगों को गिरफ्तार करती है जो सवाल पूछते हैं। दिशा को इसीलिए गिरफ्तार किया क्योंकि उसने सवाल पूछा। दिशा ने जो हिम्मत दिखाई वह हिम्मत देश के सभी युवाओं में होनी चाहिए। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। ग्रेटा थनबर्ग को दुनिया में पर्यावरण से जुड़े मुद्दों को उठाने के लिए जाना जाता है। उन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी सुना। दिशा रवि पर आरोप है कि उन्होंने ग्रेटा थनबर्ग के किसानों से जुड़े एक ट्वीट किट को एडिट किया और फिर ट्वीट कर दिया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने दिशा को 5 दिन के पुलिस रिमांड में भेज दिया। बेंगलुरु से अपने सहयोगी निहाल किदवई और दिल्ली से कैमरामैन अश्विनी मेहरा के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकवादी हमले की आज दूसरी बरसी है। देश भर में वीर शहीदों को नमन किया जा रहा है और कई बड़े कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है। 2 साल पहले आज के ही दिन आतंकवादियों ने विस्फोटकों से लदे ट्रक से सीआरपीएफ जवानों की बस में टक्कर मारी थी, जिसमें 40 जवान शहीद हुए थे। जांच में पता चला कि हमले की साजिश पाकिस्तान में मौजूद जैश ए मोहम्मद से जुड़े आतंकियों ने रची थी। मामले में एनआईए 13,500 पन्नों की चार्जशीट दायर कर चुकी है। No Indian can forget this day. 2 years ago, the Pulwama attack happened. We pay homage to all the martyrs we lost in that attack. We are proud of our security forces. Their bravery will continue to inspire generations. India has undertaken a massive effort to become self-reliant
in the defense sector. और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पुलवामा के शहीदों को याद किया। कहा, 2019 के पुलवामा आतंकी हमले में शहीद सीआरपीएफ के बहादुर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भारत कभी भी राष्ट्र के लिए उनके त्याग और योगदान को नहीं भूलेगा। हम उन परिवारों के साथ खड़े हैं जिन्होंने हमले में अपनों को खोया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी पुलवामा के शहीदों को ट्विटर के जरिए याद किया। कहा, पुलवामा हमले में शहीद वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि और उनके परिवारों को नमन। देश आपका ऋणी है। इस साल होने वाले असम चुनाव से पहले कांग्रेस ने कमर कस ली है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज असम के शिवसागर से चुनाव प्रचार की शुरुआत की है। राहुल ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि अवैध इमिग्रेशन एक मुद्दा है, लेकिन असम के लोगों की अवैध इमिग्रेशन असम के लोगों की जो क्षमता है कि इस मुद्दे को वो सुलझा सकते हैं, इलीगल इमिग्रेशन के मुद्दे को, लेकिन आप हिंदुस्तान के गुलदस्ते के फूल हैं। असम को नुकसान होगा तो देश को नुकसान होगा। राहुल गांधी ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, सीएए कभी नहीं लागू किया जा सकेगा। केंद्र सरकार को उन्होंने एक बार फिर हम दो हमारे दो वाली सरकार बताया। राहुल असम के शिवसागर जिले के बोर्डिंग फील्ड में एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। ये आप में कैपेबिलिटी है। इस पे लिखा है सीएए, सीएए, और इस पे हमने क्रॉस लगा रखा है। मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, ये देखो सबने पहन रखा है, ये देख लो, चाहे कुछ भी हो जाए सीएए नहीं होगा। हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, अच्छी तरह सुन लो, नहीं होगा, कभी नहीं होगा। चाय के वर्कर को 167 और गुजरात के व्यापारी को टी गार्डन। इसीलिए ये आसाम को बांटना चाहते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि अगर आसाम से चोरी करनी है तो आसाम को डिवाइड करना ही पड़ेगा। अब हमने साफ कह दिया, देखिए 167 ये हुआ, ये क्या भैया 200, मतलब इससे 2 रुपए कम होंगे। और ये कांग्रेस पार्टी हर रोज टी वर्कर के जेब में डालेगी। मतलब 365 रुपीस। हम दो हमारे दो, बाकी सब मर लो। भाई और बहनों, हिंदुस्तान को आज 4 लोग चलाते हैं, और असम के लिए मैं उसका थोड़ा एक्सटेंशन लाया हूं, जो असम को चला रहे हैं। हम दो हमारे दो, हमारे दो, और असम से सब कुछ लो। और बंगाल में बीजेपी आला कमान ने वोट जुटाने के लिए एक नए जुमले का इस्तेमाल शुरू किया है, डबल इंजन की सरकार। इसका मतलब है कि राज्य में भी बीजेपी की सरकार, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार। बीजेपी का दावा है कि इससे बंगाल का विकास तेजी से होगा, लेकिन ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने डबल इंजन की सरकार और जय श्री राम के नारों को लेकर बीजेपी पर अपनी तरफ से पलटवार किया। वो ममता बनर्जी को अब मां दुर्गा बताने में जुट गए हैं, जिन्होंने राक्षसों का संहार किया, लेकिन बीजेपी अभिषेक बनर्जी के बयानों पर टिप्पणी से अभी बच रही है। पश्चिम बंगाल का विकास तेज गति से करने के लिए यहां भी डबल इंजन की सरकार आवश्यक है। आसोल परिवर्तन आएगा जब यहां भाजपा की सरकार बनेगी। एक बहुत बड़ा इंजन मोदी जी की सरकार के रूप में है, एक और इंजन इसके साथ जोड़ दीजिए। ये डबल इंजन की सरकार 5 साल में
बंगाल को सोनार बांग्ला बनाएगी मित्रों, बंगाल को सोनार बांग्ला बनाएगी। अगर बंगाल में बीजेपी की जीत हुई तो राज्य में डबल इंजन से विकास होगा। बीजेपी की इस दावे का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे ने जवाब दिया। अरे ममता बनर्जी একটা इंजन से ममता बनर्जी के सिंगल इंजन को हराने के लिए बीजेपी को 500 इंजन लगाने होंगे। 5 फुट 2 इंच की महिला के मुकाबले के लिए आप दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश से नेता ला रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि आप डबल इंजन हैं। अभिषेक बनर्जी ने जय श्री राम के नारे को लेकर गृह मंत्री अमित शाह पर भी निशाना साधा। और गुजरात থেকে लोग ऐसे क्या गुजरात से लोग आकर यहाँ बंगाल की बेटी का अपमान करेंगे? अमित शाह ने कहा कि ममता दीदी जय श्री राम करेगी। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जय सिया राम कहा जाए। मैं वादा करता हूँ आपको महिला का सम्मान करना होगा। लेकिन अभिषेक बनर्जी का सबसे जोरदार हमला बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष पर रहा। आरोप लगाया कि उन्होंने भगवान राम को देवी दुर्गा के मुकाबले खड़ा किया और उनके पूर्वजों पर सवाल खड़े किए। क्या दुस्साहस है। कहते हैं कि देवी दुर्गा के पूर्वजों का पता नहीं। असुरों के साथ उनके युद्ध का ध्यान करो। हजारों राक्षस एक तरफ थे और दूसरी तरफ माँ दुर्गा अकेली। यहाँ भी ममता बनर्जी एक तरफ है और हजारों बीजेपी नेता दूसरी ओर। सब ममता बनर्जी के खिलाफ जो माँ दुर्गा की छाया की तरह है। महिषासुर का वध याद रखो, हजारों राक्षसों का वध याद रखो। अब दिल्ली के असुरों के मारे जाने का वक्त है। लेकिन अभिषेक बनर्जी के इन तेवरों पर बीजेपी ने अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। ये साफ है कि जैसे जैसे बंगाल का चुनाव करीब आ रहा है, सियासी पार्टियां देवी देवताओं के नाम का भी प्रचार के लिए इस्तेमाल करने में कसर नहीं छोड़ रही। लेकिन इन पार्टियों को ध्यान रखना चाहिए कि जरा भी गड़बड़ी भारी पड़ सकती है। कोलकाता से मोनीदीपा बनर्जी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि कोरोना पर अब नई गाइडलाइंस क्या हैं। अब कोविड-19 के नए केसेस आने पर दफ्तर बंद नहीं किए जाएंगे। ये एक नई गाइडलाइन जारी हुई है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी की गई है, जिसके मुताबिक स्वास्थ्य मंत्रालय ने दफ्तर बंद करने का नियम हटा दिया है। दफ्तर बंद करने की जगह दफ्तर के प्रबंधन की बात की गई है कि किस तरह से वहां पर उसके लिए इंतजाम हो। 1-2 केस आने पर वहां डिसइंफेक्शन किया जाएगा, डिसइंफेक्ट किया जाएगा उस जगह को जहां पर मरीज जिस जगह गए हों। डिसइंफेक्शन के बाद फिर से काम शुरू होगा। ज़्यादा केस आने पर पूरे ब्लॉक या बिल्डिंग का डिसइंफेक्शन किया जाएगा। पहले जब ज़्यादा केस आते थे तो बिल्डिंग 48 घंटे के लिए सील हो जाती थी। तो अब दफ्तरों को लेकर एक नई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। और देश में अब 80 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना वायरस का टीका लगाया जा चुका है। अब तक 59,35,275 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया गया है। 7,668 स्वास्थ्य कर्मियों को दूसरा टीका लग चुका है। 21,17,179 फ्रंटलाइन कर्मचारियों को भी टीका लगाया गया है। देश में 16 जनवरी से कोरोना टीका लगना शुरू हुआ है। पहले चरण की शुरुआत के 28 दिन बाद शनिवार को अब दूसरी डोज दी जा रही है। और दिल्ली में 24 घंटे में अब कोरोना के 150 नए मरीज आए हैं। 24 घंटे में 2 मरीजों की मौत भी हुई है। संक्रमण का दर कम होकर 0.26% पर है और दिल्ली में रिकवरी रेट यानी कि मरीजों के अच्छे होने की दर 98.12% है। एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या 1031 है। 24 घंटे में 56,000 से ज्यादा टेस्ट किए गए हैं और 24 घंटे में 158 मरीज ठीक हुए हैं। बिहार में कोरोना जांच में कुछ और जिलों में अनियमितताओं की बात सामने आ रही है। राज्य सरकार ने इस बारे में सफाई दी है कि जैसा जमुई जिले के 2 ब्लॉक में धांधली की पुष्टि हुई है, वैसी अन्य जिलों में
रैंडम जांच में नहीं मिली है, लेकिन उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार सख्ती से कार्रवाई करेगी। मिल रहे हैं, लेकिन मोबाइल नंबर बहुत जगह पे हम लोगों ने देखा है कि नंबर किसी और का है। नंबर में कई जगह 000 करके, चूंकि 10 डिजिट आपको लिखना है, वो लिखा हुआ है। बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी शनिवार को इंडियन एक्सप्रेस अखबार में पिछले 3 दिन से छपी खबरों पर सफाई देते हुए अब तक सबसे ज्यादा धांधली की खबर जमुई जिले से आई है। लेकिन इन अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल जो रैंडम जांच हुई है उसमें किसी घोटाले की पुष्टि नहीं हुई। इन्होंने सार्वजनिक रूप से ये बात मानी, लेकिन सब आंकड़े आम ना करने की अपनी मजबूरी भी गिना दी। पब्लिक डोमेन में आपको भी पता है, दिस नेम्स कैन नॉट कम। सिक्रेसी की बात है, उस समय आइडेंटिटी आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते थे कोविड टेस्टेड लोगों के नाम। अगर व्यक्ति सही है, उसका मोबाइल नंबर और पता गलत भी हो तो उसे सही माना जाएगा। बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का ये तर्क शायद बहुत लोगों को रास नहीं आए, लेकिन सच्चाई भी यही है कि बिहार में कोरोना जांच में जो अनियमितता हुई है उसकी जो पूरी जांच की प्रक्रिया चल रही है, शायद लोगों को उसके तर्क और उसके फाइंडिंग से कभी सहमति ना हो। पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और उत्तराखंड के तपोवन में सुरंग में चल रहे अभियान में 3 और शव बरामद हुए हैं। सुबह सूरज निकलने से पहले टीम ने सुरंग की शुरुआत से करीब 120-125 मीटर अंदर दोनों जब वहां तक ड्रिलिंग की तो वहां से दोनों शव बरामद किए गए हैं। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने ये जानकारी दी है। अभियान में लगी टीम सुरंग में 130 मीटर का रास्ता साफ कर चुकी है। अब अगली सुरंग तक पहुंचने के लिए काम को और तेज किया जा रहा है। तबाही से परेशान चमोली के लोगों की मदद में सेना जुटी हुई है। वो लगातार उन तक जरूरी सामान पहुंचा रही है। तबाही में कई पुल बह गए हैं। गांव का संपर्क बाकी जगहों से टूट गया है। अब सेना अस्थायी पुल बना रही है, जिससे गांव वालों को मदद मिलेगी। और उत्तराखंड के चमोली में जो आपदा आई है उसकी वजह से दिल्ली पर भी असर पड़ रहा है। दिल्ली में जो वाटर सप्लाई, पानी की सप्लाई है, उसमें मुश्किल हो सकती है, उसमें कमी आ सकती है और लोगों को इसके लिए परेशानी उठानी पड़ सकती है, क्योंकि उत्तराखंड की आपदा की वजह से गंग नहर में मलबा, कीचड़, लकड़ी की राख, पौधों के टुकड़े, इस तरह की तमाम चीजें इकट्ठा हो रही हैं, जिसकी वजह से दिल्ली जल बोर्ड ने सोनिया विहार और भागीरथी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो अपनी क्षमता है उससे नीचे काम कर रहे हैं, जिसका असर दक्षिण दिल्ली, पूर्वी दिल्ली और उत्तर पूर्वी दिल्ली के कुछ हिस्सों में पानी की सप्लाई पर पड़ सकता है। दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा ने कहा है कि पर्याप्त संख्या में पानी के टैंकर आदि तैनात किए जा रहे हैं और पानी का मैलापन कम करने के लिए भी कोशिश जारी है। और एक ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि कई जगहों पर पेट्रोल की कीमत 100 तक पहुंच चुकी है। देश के कई राज्यों में पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही हैं और मुंबई में पेट्रोल की कीमत 95 रुपए प्रति लीटर है और मध्य प्रदेश में प्रीमियम श्रेणी का पेट्रोल 100 रुपए से ज्यादा पर मिल रहा है। यहां के कई शहरों में सामान्य पेट्रोल 96 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा कीमत पे मिल रहा है। मध्यम वर्ग पे काफ़ी ज़्यादा भार आ रहा है पेट्रोल के रेट बढ़ने के कारण। ठीक है, इंटरनेशनल प्राइसेस जहाँ तक कभी कभी लो हो जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ उस हिसाब से पेट्रोल के प्राइस लो नहीं होते हैं।
पेट्रोल के दाम कम करे जाएं साहब। जो कमा रहा है वो पेट्रोल इसमें ही लग जाता है, घर गृहस्थी में क्या करेंगे अब? जो 250 रुपए मिलते हैं उसमें पेट्रोल डलाएंगे अपन, तो क्या घर के लिए कमाएंगे अपन? मोदी जी को वोट ये सोच के दिया था कि महंगाई कम होगी, और ये तो उल्टा हो रहा है। सब खाने पीने की चीजें, तेल का रेट बढ़ गया है। सबसे ज्यादा गवर्नमेंट को ना है ना, मध्यम वर्ग को इतनी स्वतंत्रता देना चाहिए कि वो थोड़ा सा खर्च कर सके अपनी जेब से। सरकार ने मध्यम वर्गीय जो जनता है उसको लूटने के लिए पूरा एक नेक्सस बना लिया है कि पेट्रोल के थ्रू ही लूटेंगे। पहले 1 लीटर पेट्रोल में अपन भोपाल भी घूम लेते थे, अब भोपाल घूमने का कुछ रोल कॉल बचा ही नहीं है। अब ऑफिस जाओ, ऑफिस जाके घर चले जाओ, हर दिन पेट्रोल डलवाना पड़ रहा है। पेट्रोल के रेट बढ़ने से थोड़ी सी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मतलब ये तो डे टू डे रिक्वायरमेंट वाली चीजें हैं, तब करना पड़ रही है, बट अब कुछ कर भी नहीं सकते। अब ये तो सरकार को सोचना चाहिए कि कैसे करना है इसको। और मुंबई महानगर पालिका के शिक्षा विभाग के एक नियम को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। बीएमसी के स्कूलों में 252 शिक्षकों के चयन होने के बावजूद उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है, और वो नौकरी इसलिए नहीं दी जा रही क्योंकि उन्होंने अपने स्कूल की पढ़ाई मराठी माध्यम से की थी, अंग्रेजी से नहीं। बीएमसी में 25 साल से शिवसेना सत्ता में है, जिसकी शुरुआत मराठी मानुस के मुद्दे से हुई थी। इसलिए बीएमसी के इस नियम पर अब सवाल उठाया जा रहा है। पिछले साल बीएमसी स्कूल में चयन होने के बाद प्राइवेट स्कूल में नौकरी करने वाली जागृति पाटिल ने उस स्कूल में काम करना छोड़ दिया, इस उम्मीद में कि अब वो बीएमसी स्कूल में पढ़ेंगी। लेकिन बाद में उन्हें बीएमसी के अधिकारियों ने बताया कि मराठी माध्यम से अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी करने की वजह से अब उन्हें नौकरी नहीं दी जाएगी। पिछले 1 साल से जागृति इसके खिलाफ दर दर भटक रही हैं। यही हाल अमित पाटिल का भी है। कई अधिकारियों को अपनी परेशानी बताने के बावजूद इन्हें कहीं कोई राहत नहीं मिली। महाराष्ट्र शिक्षक अभियोग्यता परीक्षा, तो उसमें हम सब मेरिट में आए हैं। इसके लिए हमें अगर ज़्यादा मार्क्स मिले तो अभी उन लोगों ने क्या किया है, जिनका प्योर इंग्लिश है, 1st to 10th भी मराठी मीडियम इंग्लिश मीडियम है, वो कम मार्क्स होने पर भी उनको लिया है, और हमें ज़्यादा मार्क्स है, हम टैलेंटेड है, फिर भी हमको जॉब नहीं मिली अभी तक। महाराष्ट्र के एग्जाम की कोई भी एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना इतनी आसान चीज़ नहीं है। हम लोगों ने वो क्रैक की है, और क्रैक करने के बाद हम लोग वेरिफिकेशन के लिए आते हैं। वेरिफिकेशन कर होता भी है, और वेरिफिकेशन होने के बाद ये लोग क्या बोलते हैं, बीएमसी एजुकेशन डिपार्टमेंट वाले, कि आप लोगों का सिर्फ 10th एजुकेशन जो मराठी में है, इसके लिए आप लोगों को हम लोग ले नहीं सकते। तो हम लोगों ने बोला ऐसा मत कीजिए, एक तो 10-10 साल सरकार नौकरी नहीं निकालती है, और 10 साल के बाद एग्जाम क्रैक करने के बाद वेरिफिकेशन होने के बाद आप बोलते हैं कि आप लोगों को ले नहीं सकते, तो हम लोग जाएंगे किसके पास? बीएमसी में पिछले 25 सालों से शिवसेना सत्ता में है, जिसने मराठी मानुस को हक दिलाने के इरादे से पार्टी की शुरुआत की थी। लेकिन अब जब बीएमसी की ओर से मराठी से पढ़ाई करने पर नौकरी नहीं दी जा रही है, तो शिवसेना पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। अब इसके खिलाफ शिवसेना भवन के बाहर प्रदर्शन करने की तैयारी भी की जा रही है। हम लोग 18 तारीख को छत्रपति शिवाजी महाराज जो शिवाजी पार्क में पुतला है, वहाँ से सेना भवन तक एक निवेदन यात्रा निकालने वाले हैं। इस निवेदन यात्रा में हम शिवसेना के जो सुप्रीमो है उद्धव जी ठाकरे, जो महाराष्ट्र के सीएम भी, उनको गुहार लगाएंगे कि आपके राज्य में, ताकि आप 14 से लेकर 19 तक भी आप सत्ता में थे, और 19 से लेकर अभी भी आप सत्ता में हो, आपके होते हुए अगर होता है तो बहुत बुरी बात है, ऐसा नहीं चलेगा। इस मामले में बीएमसी के शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि बीएमसी में 2 तरह के स्कूल हैं, एक जिसमें मराठी और अंग्रेजी दोनों पढ़ाए जाते हैं, और दूसरे जिसमें केवल अंग्रेजी। केवल अंग्रेजी वाले स्कूल में नियुक्ति के समय हमने तय किया है कि इसे कॉन्वेंट की तरह बनाना है, और पूरी पढ़ाई अंग्रेजी में करने वाले को ही हम इसमें लेंगे। दूसरी तरह के स्कूल में मराठी भाषा से पढ़ाई करने वालों को भी लिया जाता है। महाराष्ट्र में भूमिपुत्र बनाम परप्रांतीय के मुद्दे पर तो कई बार राजनीति और कई बार चर्चा हो चुकी है, लेकिन शायद ये पहली बार है जब राज्य के भूमिपुत्रों को ही इसलिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उन्होंने मराठी में पढ़ाई की। बहरहाल अब देखना होगा कि प्रशासन की ओर से इस पर क्या कदम उठाए जाते हैं और इन लोगों को कब तक न्याय मिलता है। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया।
साल 2018 में अदालत की ओर से गोवा में माइनिंग पर लगी रोक का असर लाखों लोगों की रोजगार पर पड़ता नजर आ रहा है। हाल ही में गोवा में प्रदर्शन कर लोगों ने जल्द से जल्द इस मामले में कोई हल निकालने की मांग सरकार से की है। माइनिंग दोबारा शुरू करने के लिए गोवा की सड़कों पर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के 88 माइनिंग लीज के रिन्यू करने पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद राज्य में माइनिंग बंद है। इस आदेश का असर उन हजारों लोगों पर पड़ा है जो माइनिंग से जुड़े थे। प्रधानमंत्री मोदी और सीएम प्रमोद सावंत को समझना होगा कि बहुत बड़ी संख्या में जो वर्कर थे वो इस माइनिंग के ऊपर निर्भर थे। बच्चों की पढ़ाई हो या दवाई का खर्च, वो इससे निकल जाता था। सरकार ने इन्हें कोई दूसरा विकल्प भी नहीं दिया है। प्रमोद सावंत साल 2018 से ही इस व्यवसाय से जुड़े लोग परेशान हैं। हाल ही में सरकार को चिट्ठी लिखकर इस पर हल निकालने की मांग उन्होंने की है। सरकार को लिखे पत्र में बताया गया कि करीब 3 लाख लोगों के रोजगार पर इसका असर पड़ा है। 88 माइंस में 77,000 लोग काम कर रहे थे और 2.5 लाख लोग दूसरे तरह से इस व्यवसाय से जुड़े हुए थे। 12,000 से ज्यादा गाड़ियां 2018 से ही बंद हैं और कोरोना ने परेशानी और बढ़ा दी है। बंद का सरकारी तिजोरी पर भी असर पड़ा है। आज भी बोला था कि गवर्नमेंट पहले माइन शुरू करे, क्योंकि गोवा की जो इकोनॉमी है केवल माइन के ऊपर डिपेंडेंट है। माइन गवर्नमेंट भी सर्वाइव करनी है तो गवर्नमेंट के लिए भी माइनिंग ए इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री। आज सरकार भी जो पैसा लोन ले रही है, माइन बंद इसलिए सरकार को भी लोन लेना पड़ता है। माइनिंग से जुड़े लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि वो अदालत में ये सारी बात बताकर कोई हल निकालने की कोशिश करे, लेकिन क्या सरकार वाकई इसके लिए अदालत में कोई पहल करेगी, ये अगली सुनवाई में ही पता चल पाएगा। मुंबई से सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। और इसके साथ ही अभी इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।